एवरीबडी इज़ डूइंग वेब डेवलपमेंट। कोई रिएक्ट सीख रहा है, कोई मर्न सीख रहा है, कोई जावा सीख के स्प्रिंग बूट सीख रहा है, लेकिन कोई ये ऐप डेवलपमेंट क्यों नहीं सीख रहा है। डिस्कस करते हैं एक रोड मैप फॉर ऐप डेवलपमेंट, क्योंकि एक अच्छा रोड मैप या पाथ है प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन वेब डेवलपमेंट। और इसके अंदर भी कंसिडरेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी कंपनीज भी है जो जॉब्स देना चाहती है, एंड इनफैक्ट पे इसकी वेब डेवलपर से ज़्यादा भी रहती है थोड़ी सी। लेट्स डिस्कस दिस इन दिस वीडियो। सो देर इज़ अ डिस्क्लेमर बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो के अंदर कोई भी इन डेप्थ नहीं जाएंगे हम किसी भी स्टैक में, जैसे रिएक्ट, फ्लटर, कोटलिन से नेटिव डेवलपमेंट या iOS डेवलपमेंट। हम ओवरव्यू देखेंगे एक इन जनरल मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के रोड मैप का। अगर कुछ इन डेप्थ चाहिए तो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बाद में आएगी, क्योंकि अगर इस वीडियो में वो डालूंगा तो फिर काफ़ी बड़ी हो जाएगी वो वीडियो। तो अब इसके साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब डेवलपमेंट में मेजर तीन कैटेगरीज होती है, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट और AIML। थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब वेब डेवलपमेंट के अंदर वेब 2.0 होता है और 3.0 होता है, जो कि डिसेंट्रलाइज होता है, वेब 3 ऐप्स जो हम बनाते हैं। अब AIML अभी काफ़ी बूम है, लेकिन सिर्फ AIML के मॉडल ट्रेन करना या फिर एक सर्वर बना देने से जब तक तुम उसको UI में एनकैप्सुलेट नहीं करते हो, देर इज नॉट मच डिफरेंस दैट यू आर मेकिंग आउट देयर। तो बात वही है कि AIML पेयर में चलता है वेब के साथ या फिर मोबाइल डेव के साथ आइडियली, या फिर ऑन इट्स ऑन AIML शायद उतना इफेक्टिव ना हो। बट मोबाइल डेवलपमेंट एक ऐसी ब्रांच है जो कि है तो काफ़ी ज़्यादा ही यूनिक और काफ़ी ज़्यादा ही डिमांड में भी है, बट कोई इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता है, या सीखना भी काफ़ी कम लोग चाहते हैं। सब लोग वेब पे ही ट्राई करते हैं। ऐसा क्यों होता है, पहले वो डिस्कस करते हैं। देखो, वेब और मोबाइल डेवलपर में वेब जो होता है वो थोड़ा हाई डिमांड में होता है, बट इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। प्रोज ये हैं कि हाई डिमांड में है तो नंबर ऑफ जॉब्स भी ज़्यादा ही होंगी। कॉन्स ये हैं कि सिंस डेवलपर भी ज़्यादा है तो उन जॉब्स के लिए फाइटिंग हरदम होती है, और इंडिया जैसी पॉपुलेटेड कंट्री में वो थोड़ी फाइट ज़्यादा ही हो जाती है। अब मोबाइल डेवलपर के लिए ये होता है कि जॉब्स कम है बट डिमांड भी मतलब मार्केट में डेवलपर्स भी उतने ही कम है। तो इस वजह से जो जॉब्स आती हैं उसमें डेवलपर थोड़ी सी हायर सैलरी भी ही डिमांड कर पाता है। अब ये तो बात हो गई डिमांड की। अब बात आती है कि इतने कम डेवलपर्स क्यों हैं मोबाइल डेवलपमेंट में। देखो, एक एंट्री लेवल बैरियर होता है। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जब भी हम एक नए स्टैक को स्टार्ट करते हैं सीखना, तो उस स्टैक के अंदर हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है। जैसे सेटअप हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, या फिर इन सब चीज़ों में हाउ मच इन्वेस्टमेंट डू वी रिक्वायर। देखो, वेब में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है। एक 8 GB रैम आराम का PC बड़े ही आराम से आपको वेब डेवलपर के लिए आप कुछ भी क्रिएट कर पाएंगे उसमें। कोई पर्सनल डिवाइस नहीं चाहिए होता, जैसे एंड्रॉइड के लिए आपको एंड्रॉइड फोन चाहिए होता है, यूज के लिए भी वो चाहिए होता है। वेब में कुछ भी नहीं चाहिए होता, आपका ब्राउजर इनफ होता है। यू हैव फ्री ऑप्शंस टू पब्लिश, जैसे गिटहब के पेजेस के ऊपर आप फ्री में स्टैटिक वेबसाइट्स वगैरह पुश कर सकते हैं। ऐप में वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसके बारे में अभी डिस्कशन करते हैं। और इंस्टॉलेशन भी वेब की थोड़ी ईजी होती है। आप टर्मिनल से जाकर NPM या फिर पाइथन के अंदर भी पिप को यूज़ करके आराम से अपने मॉड्यूल्स डाउनलोड कर पाते हो। अब मोबाइल डेवलपमेंट में क्या होता है कि डिमांड तो डिसेंट है, लेकिन डेवलपर्स काफ़ी कम है। क्योंकि जो रैम इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बेसिकली जो लैपटॉप आप ले रहे हैं उसमें जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, रैम एटलीस्ट 16 GB चाहिए होता है। क्योंकि इसके अंदर हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो, वो इनिशियली तो इतना ज़्यादा रिसोर्स हैवी नहीं होता है, बट जैसे जैसे आप डिपेंडेंसीज डाउनलोड करेंगे एंड उसको कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे और आपकी ऐप बड़ी होगी, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपका CPU रिसोर्सेज और रैम रिसोर्सेज कंज्यूम करने लगता है। तो इसलिए सजेस्टेड ये होता है कि 16 GB डिवाइस खरीदें। अब एज अ स्टूडेंट ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता है 16 GB, इसलिए वो थोड़ा हेजिटेंट भी होते हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट या फिर iOS डेवलपमेंट के पास जाने के लिए। अब iOS डेवलपमेंट में एक और मेजर फ्लो है कि उसके अंदर आपको एप्पल डिवाइस ही चाहिए होता है। तो अब एप्पल डिवाइस सिंस एवरीबडी नो कि मतलब वो थोड़े कॉस्टली आते हैं, इसलिए मे बी इनिशियली स्टूडेंट इतना इन्वेस्ट करने के लिए रेडी ना हो। अब डिप्लॉयमेंट की बात अगर करें तो उसमें प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों ही अपने कुछ पैसे चार्ज करते हैं। जैसे प्ले स्टोर अपना 2500 लेता है, बट वो फॉर एवर लाइफ टाइम के लिए होता है। आपको कोई भी ऐप अगर प्ले स्टोर पे पब्लिश करनी है तो आपको पहले 2500 रुपीज़ दे के एक गूगल डेवलपर अकाउंट बनाना पड़ता है। ऐप स्टोर के अंदर वही हो जाता है 9000, समथिंग अराउंड 9000 पर ईयर। तो आपको ईयरली बेसिस में 9000 रुपीज़ देने पड़ते हैं। और भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, उसको हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ आती है मोबाइल डेवलपमेंट में, जो कि है पर्सनल डिवाइस होना। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, सिंस हमें एक एंड्रॉइड ऐप एंड्रॉइड फ़ोन पे ही हम टेस्ट कर सकते हैं, तो हमें ये ज़रूरी हो जाता है कि हमारे पास एक एंड्रॉइड फ़ोन अवेलेबल हो। तो इसलिए एक पर्सनल डिवाइस होना थोड़ा सा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि अदरवाइज हमें अपने CPU के अंदर या फिर हमारे PC के अंदर ही एक एंड्रॉइड डिवाइस को एमुलेट करना पड़ता है, जो कि अपने आप में कुछ रिसोर्सेज भी लेता है। ये तो हो गई इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात। अब आती है, अगर आपके पास PC या फिर अपना लैपटॉप है भी जो ये क्वालिफिकेशन सेटिस्फाई करता है, उसके बाद भी जो इंस्टॉलेशन प्रोसीजर होता है, जैसे कि जो एंड्रॉइड के अंदर होता है या iOS डेवलपमेंट में होता है, तो जो ड्राइवर्स इंस्टॉल करने का प्रोसेस होता है वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि वेब के अंदर तो सिंपली आप टर्मिनल खोलो, NPM इनिट करो और वेब ऐप बनाने के लिए आप रेडी हो। बट एंड्रॉइड के अंदर आपको ड्राइवर्स भी इंस्टॉल करने पड़ते हैं, आपको एमुलेटर भी इंस्टॉल करना पड़ता है, आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ती है। इसलिए मोबाइल डेवलपमेंट थोड़ा सा हार्ड हो जाता है उस सिचुएशन में। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं कि इनके डिफरेंसेस क्या है। अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट में घुस ही चुके हैं तो उसके अंदर एंड्रॉइड डेवलपमेंट होता है और iOS डेवलपमेंट होता है। iOS बेसिकली एप्पल के डिवाइसेस के लिए होता है और एंड्रॉइड तो हमें पता ही है एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए होता है। एंड्रॉइड के अंदर भी दो मोड्स आते हैं, एक तो हाइब्रिड डेवलपमेंट होता है और एक नेटिव डेवलपमेंट होता है। सिमिलरली iOS के अंदर भी एक नेटिव डेवलपमेंट होता है और एक हाइब्रिड होता है। सिमिलर सिचुएशन। एक बार इनको डिस्कस करते हैं कि हाइब्रिड और नेटिव में क्या डिफरेंस होता है।
तो एक और कुछ और तरह की भी होती हैं उससे पहले अगर हम डिस्कस करें, एक वेब सॉर्ट ऑफ एप्स भी होती हैं। अब हमें ये भी डिस्कस करना जरूरी है कि ये वेब कंपोनेंट से कैसे अलग होते हैं। देखो वेब जो होता है उसके अंदर आपके पास कैमरा, जीपीएस, इन सब रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती है। तो जब कोई भी नया स्टार्टअप वगैरह आता है तो पहले वो वेब फर्स्ट जाते हैं, क्योंकि वेब में इन्वेस्टमेंट कम लगती है। बट एट द सेम टाइम जैसे जोमेटो है, जोमेटो अगर आपकी करंट लोकेशन मांग रहा है तो वो उसका एक बेनिफिट है। अगर वही सेम चीज़ अगर वेबसाइट से हमें ऑर्डर करनी पड़ती फूड, तो हम रेयरली वेबसाइट को लोकेशन परमिशन नहीं देते हैं, बट फ़ोन में हम वही चीज़ दे देते हैं। और कुछ कैमरा वगैरह भी है, जैसे अगर आपको ऑर्डर के रिलेटेड ये करना है, कंसर्न रेज करनी है, तो आप फ़ोन के कैमरे को यूज़ करके ही उसमें आप एक रिफंड रिक्वेस्ट या फिर कुछ भी कंसर्न अपनी रेज कर सकते हो। वाइल एट द सेम टाइम वो थोड़ा वेब पे हार्ड होता है, इसलिए कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो मोबाइल पे एक्स्ट्रा फोकस रखती हैं वाइल वेब पे नहीं रखती। और जो कंपनीज वेब फर्स्ट भी होती हैं, जैसे कि चैट जीपीटी था, वो पहले वेब पे आया था, बट बेस्ड ऑन यूज़र की डिमांड उनको एक एंड्रॉइड ऐप और iOS ऐप भी लॉन्च करना ही पड़ा। तो ऐसे कुछ डिफरेंसेस होते हैं मोबाइल और वेब के बीच में। अब बात करते हैं हाइब्रिड और नेटिव अप्रोच में। तो मोबाइल डेवलपमेंट में ये दो टाइप की ऐप्स बनती है। जो हाइब्रिड होता है उसका एक सिंगल कोड बेस होता है, तो उस सेम कोड बेस से आप एक एंड्रॉइड ऐप भी बना सकते हो एंड आप एक iOS ऐप भी बना सकते हो। और जो नेटिव होता है उसके अंदर एंड्रॉइड के अलग कोड बेस होता है और iOS का अलग कोड बेस होता है। पहले हम डिस्कस करते हैं हाइब्रिड अप्रोच को। तो हाइब्रिड में जो टूल होता है वो होता है रिएक्ट नेटिव या फ्लटर। ये दो पॉपुलर ऐसी टेक्नोलॉजीज है जिनको यूज करके आजकल हम एक हाइब्रिड ऐप बना रहे हैं। अब रिएक्ट नेटिव में क्या होता है कि कई बच्चे सोचते हैं कि रिएक्ट सीखना जरूरी है टू लर्न रिएक्ट नेटिव। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट आती है तो आप बिना रिएक्ट सीखे रिएक्ट नेटिव पे जा सकते हैं। ऐसा कुछ प्री रिक्विजिट नहीं होता है कि रिएक्ट सीखोगे तो रिएक्ट नेटिव जाओगे। थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट सेम है। तो अगर आपने रिएक्ट सीखी हुई है तो आपको बेनिफिशियल होगा रिएक्ट नेटिव को अडेप्ट करना, बट उसके अलावा एज सच कोई प्री रिक्विजिट नहीं होता। फ्लटर के अंदर वहीं पे सेम टाइम डार्ट लैंग्वेज यूज होती है जावास्क्रिप्ट की जगह। और डार्ट लैंग्वेज वैसे पहली बार देखने में कॉम्प्लेक्स लगती है, बट वो तो सारी लैंग्वेज ही लगती है। डार्ट पे अगर आप 3-4 डेज दे दोगे तो आपको डार्ट भी इजीली समझ आ जाएगी। अब फ्लटर में ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये थोड़ा सा हार्ड होता है रिएक्ट नेटिव से, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर भी आता है, इंट्यूशन नहीं बन पाती है। और मोस्टली लोगों ने जावास्क्रिप्ट तो किया ही होता है कहीं ना कहीं, तो रिएक्ट सिंस जावास्क्रिप्ट की यूज करता है तो वो थोड़ा सा ईजियर हो जाता है। उसके अलावा इस वजह से फ्लटर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है देन रिएक्ट नेटिव। अदरवाइज रिएक्ट नेटिव भी उतना ही हार्ड है। अब बात आती है इंस्टॉलेशन प्रोसेस में। तो रिएक्ट नेटिव काफ़ी टफ हो जाता है जब आपको वो इंस्टॉल करना पड़ता है। बेसिकली आपका सबसे ज़्यादा टाइम पहली ऐप बेसिकली हेलो वर्ल्ड को रन करने में ही लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि स्टार्ट करते हैं सीखना, बट वो इनिशियल सेटअप में ही वो डर के और बेसिकली उनसे नहीं हो पाता है और वो वहीं पे क्विट कर देते हैं। अगर आपने पहला हेलो वर्ल्ड सेटअप कर दिया, उसके बाद कंपोनेंट सीखना तो ईजी प्रोसेस होता है। स्टार्टिंग में क्या टूल्स चाहिए, क्या क्या डिपेंडेंसीज है, वो सब अरेंज करना और एक एमुलेटर में अपनी ऐप को कंपाइल करके रन करने में ही काफ़ी टाइम लगता है। तो इस वजह से थोड़ा सा लोग हेजिटेंट रहते हैं इसमें, बट ये दोनों में रहेगा। अगर आप रिएक्ट नेटिव फ्लटर कोई भी यूज़ करोगे, दोनों ही थोड़े से हार्ड है सेटअप में। इनफैक्ट फ्लटर थोड़ा सा हार्ड होता है रिएक्ट नेटिव के कंपैरिजन में। ठीक है। उसके बाद आती है एमुलेटर की बात। एमुलेटर भी सेटअप करने में थोड़ा सा हार्ड या दिक्कतें आती हैं, तो उसके प्रोसेस में भी काफ़ी सारे डेव्स डर के निकल जाते हैं। अब ये तो हो गई रिएक्ट नेटिव और फ्लटर की बात। अब आते हैं अगर आपको नेटिव डेवलपमेंट करना हो, बेसिकली अगर आपको सेपरेट कोड बेस चाहिए हो और अगर आपको एंड्रॉयड ऐप को स्पेसिफिकली डेवलप करना हो और iOS का एक अलग कोड बेस चाहिए हो। अब हम डिफरेंट यूज़ क्यों करते हैं इनके बारे में भी हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो हाइब्रिड में क्या होता है कि हाइब्रिड के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है नेटिव फीचर्स को यूज़ करना, जैसे कि कैमरा, जीपीएस, ये सब यूज़ करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ करता था एक्चुअली। अब तो वो ब्रिज भी खत्म हो रहा है, तो आप दोनों में से किसी पे भी जा सकते हो। बट अगर कॉम्प्लेक्स फीचर्स डेवलप करने हो, कस्टमाइजेबिलिटी चाहिए हो, तो वो नेटिव में थोड़ी बेटर रहती है। तो एंड्रॉइड और iOS के लिए नेटिव डेवलपमेंट कैसे होता है वो उसकी बात करते हैं। तो एंड्रॉइड के अंदर हम जावा या कोटलिन यूज़ करते हैं। पहले जावा होती थी और अब कोटलिन को एंड्रॉइड ने खुद एक स्टैंडर्ड बना दिया है एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। बेसिकली गूगल ने बना दिया है इसको। अब इसके लिए हम यूज़ करते हैं गूगल एंड्रॉइड स्टूडियो फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉइड ऐप को। और हमको एक एंड्रॉइड फ़ोन की ज़रूरत होती है इसको रन करने के लिए एज ए एमुलेटर। तो हम एमुलेटर भी सेटअप कर सकते हैं। अगर आपके पास फिजिकल डिवाइस है तो आपकी 3 से 4 GB रैम बच जाती है और आप उसके अंदर अपने ऐप को रन करके टेस्टिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको एक हैवी ऐप बनानी है या फिर अगर आपके पास एक लाइट एंड पीसी है, तो आप उसके अंदर अगर आपके पास एक खुद का एंड्रॉइड ऐप है तो उसको USB केबल के थ्रू कनेक्ट करके बड़े ईजिली अपने फ़ोन को एमुलेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं एंड उसमें थोड़ा ओवरहेड बच जाता है एमुलेटर यूज़ करने का। फिर आता है iOS डेवलपमेंट। अब iOS डेवलपमेंट में हम पहले ऑब्जेक्टिव सी यूज़ करते थे, बट अब स्विफ्ट लैंग्वेज आ गई है और मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा ऑब्जेक्टिव सी पे जाने के लिए। प्लीज़ स्विफ्ट समझें एंड देन इसी को यूज़ करें एप्पल के ऐप्स को बनाने के लिए। इसके लिए एक एप्पल डिवाइस चाहिए ही चाहिए होता है फॉर डेवलपमेंट ऑल्सो एंड फॉर टेस्टिंग ऑल्सो। तो आप इसको एक नॉर्मल विंडोज़ पीसी में बना भी नहीं सकते और टेस्ट भी नहीं कर सकते। जबकि एक हाइब्रिड ऐप में क्या होता है, फ्लटर और रिएक्ट नेटिव को यूज़ करके जो आपका एंड्रॉइड में चलता है वो आपका iOS में भी चलेगा ही। तो सेम कोड बेस होता है। इस वजह से आप जो हाइब्रिड ऐप्स हैं उनको आप एक विंडोज़ पीसी में बना सकते हैं, बट एक नेटिव iOS ऐप को आप एक विंडोज़ पीसी में नहीं बना सकते। इसी रीज़न की वजह से iOS डेवलपर्स बहुत ही कम मात्रा में है और उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है। जनरली जब भी कोई जॉब ऑफरिंग्स वगैरह आती है तो 2-3 डेवलपर्स ही अप्लाई करते हैं और वो सेलेक्ट भी हो जाते हैं। तो जितने कम डेवलपर्स होंगे, जितना हार्ड टेक्नोलॉजी होगी सीखनी, जितने कम रिसोर्सेज होंगे, उतनी ही कम फाइट होती है जॉब लेने के लिए। इसीलिए मे बी एंड्रॉइड डेव थोड़ा सा बेटर हो वेब डेवलपमेंट से।
बट अगेन वही है कि इन्वेस्टमेंट की बात होती है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये बहुत ज़्यादा मांगता है एंड इन जनरल इन्वेस्टमेंट भी ये बहुत ज़्यादा मांगता है वेब के कंपैरिजन में। तो अब बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स के लिए कि जो आपको कंसीडर करनी चाहिए इस में से कौन सा स्टैक आपको सीखना है वो समझने के लिए। देखो, अगर आप कॉलेज के लिए सीख रहे हैं और अगर आपको प्लेसमेंट्स में किसी को दिखाना है या फिर जॉब्स चाहिए या फिर किसी कंपनी में अप्लाई करना है तो आपको एक बार मार्केट डिमांड समझनी पड़ती है। तो देखो, अभी के टाइम पे मार्केट डिमांड थोड़ी स्कैटर्ड होती है। इंडिया में अलग डिमांड है, यूएस में अलग डिमांड है, मे बी सिटी वाइज भी डिमांड होती है। जैसे गुड़गांव में बेस्ड जो स्टार्टअप्स हैं उनको शायद फ्लटर ज़्यादा चाहिए होता है, जबकि जो बैंगलोर या हैदराबाद में बेस्ड स्टार्टअप्स हैं उनको शायद रिएक्ट नेटिव ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये आपको अपने अराउंड या जो आपकी टारगेट कंपनी है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी है। बट इन जनरल जॉब्स हर चीज़ में ही है, आपको थोड़ी सी मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। अब मैंने ट्राई किया था रिसर्च करने के लिए, बट कोई कंक्लूसिव डेटा है नहीं जो एकदम ही एग्जैक्ट बता दे कि कौन सा स्टैक एक बहुत ही भारी मात्रा में एडवांटेज में है। बट इसलिए से मैंने रिजल्ट्स नहीं डाले हैं। बट मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा टिप्स हैं आपको देने के लिए। उसमें यह है कि गिव सम एक्स्ट्रा टाइम टू ओएस फीचर्स लाइक कैमरा, जीपीएस, कॉलिंग। सो ये फीचर्स थोड़े डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होते हैं वेब और एंड्रॉइड के बीच में, क्योंकि वेब के पास ये सारे फीचर्स नहीं होते हैं और एंड्रॉइड के पास ये फीचर्स थोड़े ईजिली एक्सेसिबल होते हैं। जैसे मैंने आपको जोमेटो का एग्जाम्पल लेके बताया था। अब सिंस अगर आप जोमेटो के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आपको कैमरा फीचर की नॉलेज होगी, इनबिल्ट कैसे होता है एंड कैसे वो यूज़ होता है, तो मे बी वो आपको प्रेफर करें रेदर देन किसी और कैंडिडेट को जिसकी उसकी नॉलेज नहीं है। और मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप कोई स्टैक सीख ही रहे हैं या फिर अगर आप कोई टेक्नोलॉजी सीख ही रहे हैं तो जो उसके एडवांटेजेस होते हैं उस पर तो आपको पक्का ही कमांड होना चाहिए। अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन यू एंड एनी अदर डेवलपर। उसके अलावा सेकंड मेरा टिप ये है कि आप थोड़ा सा डिप्लॉइंग ऑन ईदर गूगल प्ले या ऐप स्टोर पे भी करें। आई नो कि थोड़ा सा पैसा लगता है, बट कैसे एक साइंड एपीके बनाते हैं, कैसे उसको पब्लिश करते हैं, ये सब जानना भी थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। एंड देयर इज अ बिट ऑफ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन गूगल पे अगर आप पब्लिश करते हैं अपनी ऐप को या एप्पल पे करते हैं। देखो, एक तो एप्पल आपका कट अलग लेता है, तो iOS के अंदर है वो इन ऐप परचेजेस जो होती है, बेसिकली आप ऐप के अंदर जो सेल करते हो प्रीमियम फीचर्स वगैरह, उस पर iOS आपका 30% कट लेता है और गूगल आपका 15% लेता है। iOS के अंदर रेजर पे इंटीग्रेशन नहीं चलता है, जबकि गूगल प्ले के अंदर चल जाता है। वैसे ही नोटिफिकेशन सेंटर जो होता है iOS और एंड्रॉइड का, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। कैसे आप नोटिफिकेशंस पुश करते हो किसी यूज़र को, वो डिफरेंट हो जाता है अगर आप नेटिव अप्रोच लेते हैं। तो हाइब्रिड के अंदर ऑब्वियसली सिंस सेम कोड बेस है तो फिर वो अप्रोच भी सेम ही होती है, बट कैसे वो दोनों फीचर्स काम करते हैं उनमें थोड़ी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज आ जाती हैं। अब अगला पॉइंट ये है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना यूआई समझने के लिए, क्योंकि ये पूरा फ्रंट एंड और बैक एंड सेम एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर ही होता है। आई नो कई बार ऐसा होता है कि आपको एक बैक एंड एपीआई से कुछ डेटा फेच करना पड़ रहा है, तो आप एज सच एक बैक एंड एपीआई सर्वर नहीं बनाते मोबाइल में, बट आप सिंस बैक एंड का वो एपीआई फेच करने वाला चीज़ यूज़ करेंगे, आपको यूआई पे खास ध्यान रखना है, क्योंकि एक्चुअली एंड्रॉइड ऐप के अंदर मेन फैक्टर होता है अपीलिंग का ही, कि कैसे आपकी एंड्रॉइड ऐप अपील कर पा रही है और क्या कन्वर्जन रेट है उसके यूजर्स को रिलेटेड। क्योंकि यूजर्स इंटरेक्ट तो एट द एंड आपके एंड्रॉइड एप्लीकेशन से ही करेगा, कितनी स्मूथ आपकी एप्लीकेशन है, कैसे आपकी वो लोडिंग, लेट्स से लेजी लोडिंग कैसे हो रही है उसके अंदर, कब यूजर जब वो प्रेजेंट नहीं भी है एक पर्टिकुलर पेज पे, कैसे आप उसके कंपोनेंट्स लोड करके प्रिडिक्ट कर पाएं कि यूजर आने वाला है एंड वो ईजिली आप उसको ताकि उसका फ्लो थोड़ा स्मूथ हो। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ती है एंड्रॉइड ऐप बनाते टाइम। और बैक एंड एपीआई का ऐसा है कि अगर आपको कोई बैक एंड एपीआई यूज़ करनी है, बेसिकली अगर आपको डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है या डेटाबेस में कोई भी मैनिपुलेशन करना है, तो उसके लिए आपको एक अलग से बैक एंड सर्वर बनाना पड़ता है, क्योंकि एंड्रॉइड ऐप जो है वो एक सर्वर की तरह से काम नहीं कर सकती है, वो एक यूज़र में क्लाइंट साइड एप्लीकेशन होती है। तो जैसे आप फ्रंट एंड बनाते हो, एंड्रॉइड की ऐप वैसी ही रहेगी। अगर आपको एक डेडिकेटेड बैक एंड चाहिए तो उसके लिए आपको एक बैक एंड अलग से बिल्ड करना पड़ेगा, मे बी पाइथन में, नोड में, जावा में, या जिसमें भी आपको करना पड़े, और आपको फिर उस मोबाइल ऐप को उससे इंटरेक्ट कराना पड़ेगा, बाय द वे मे बी होस्ट करके या फिर लोकली, दोनों को साइमल्टेनियसली रन करके। बाकी एक और डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आता है वेब और एंड्रॉइड के अंदर, वो होता है टेस्टिंग। तो वेब के अंदर टेस्टिंग आई थिंक सेलेनियम को यूज करके होती है एंड ऑल। एंड्रॉइड के अंदर थोड़े से स्टैक सेम है, बट एट द एंड टेस्टिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आता है यहाँ पर भी। तो आई होप इस रोड मैप से आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल गया होगा कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन और वेब के अंदर क्या होता है और एंड्रॉइड के अंदर क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स आपको ऑफर होते हैं। आई होप ये गाइड थोड़ी सी आपको हेल्प करेगी, एंड अगर ये बिल्कुल भी अच्छी लगी या फिर कोई भी रिव्यू कमेंट्स हो तो प्लीज़ उनको पोस्ट कर देना नीचे। मैं अगली वीडियो बनाते टाइम मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा अगर वो कमेंट्स पढ़ के मैं उनको ध्यान रख के अगली वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड आई होप इसने आपको थोड़ा सा हेल्प किया होगा।